हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कौटिल्य मैथ्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग को लीनियर इक्वेशन बताऊंगा, यानी रैखिक समीकरण। ठीक है, रैखिक समीकरण से भी एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है और ये यूपीएससी के एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी के एग्जाम में लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन पूछता है और एसएससी सीजीएल में भी इससे क्वेश्चन पूछता है कभी कभी। तो देखिए लीनियर इक्वेशन क्या है। तो लीनियर इक्वेशन जो होता है कि वह ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में होता है, जिसमें वेरिएबल टर्म का जो पावर होता है वह 1 होता है। ठीक है, यानी द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। इसका डिफिनेशन होगा कि द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यानी यह जो लीनियर इक्वेशन है यह दो वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है, यानी x और y। यहाँ पर दो वेरिएबल टर्म है x और y के फॉर्म में, यानी कि यहाँ पर दो वेरिएबल है, इसको हम दो वेरिएबल वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। यानी इसमें एक वेरिएबल का भी लीनियर इक्वेशन होता है, जैसे ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। तो ये क्या है, ये एक वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है। इसमें केवल एक ही वेरिएबल है x। ठीक है, जिसमें जितना वेरिएबल होगा वह उतना वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन कहलाएगा, और इसमें वेरिएबल टर्म का जो पावर होता है वह 1 होता है। ठीक है, चलिए देखिए इसमें एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछता है। जैसे मान लीजिए दो इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यानी यह दो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन। यानी लीनियर इक्वेशन का अगर ग्राफ खींचा जाए तो उससे हमेशा एक रेखा खिंचाएगा। लीनियर इक्वेशन का मतलब कि रेखीय समीकरण या रैखिक समीकरण भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो ये जो दो इक्वेशन हुआ या दो लाइन का इक्वेशन हो गया, दो रेखा का। ठीक है, तो इसमें तीन प्रकार का कंडीशन होता है। पहला कंडीशन क्या है कि दिए गए समीकरण का केवल एक हल होगा, या जिसको अद्वितीय हल कहते हैं ना, हल होगा। यह कब होगा, दिए गए समीकरण का केवल एक हल होगा या अद्वितीय हल, जिसको एक हल का मतलब अद्वितीय हल ना। तो यह कब होगा, जब a1 बाई a2 बराबर नोट b1 बाई b2 का होगा। दिए गए समीकरण का केवल एक ही हल होगा, यानी अद्वितीय हल होगा। यह कब होगा, जब a1 बाई a2 बराबर नोट b1 बाई b2 के होगा। यानी a1 होगा पहला इक्वेशन का x का गुणांक, b1 होगा y का गुणांक, और a2 होगा
दूसरा इक्वेशन का x का गुणांक और b2 होगा दूसरा इक्वेशन के y का गुणांक ना। तो यह जब a1/a2 बराबर नॉट b1/b2 होगा तब हम कहेंगे कि दिए गए समीकरण का केवल एक हल होगा। और यदि इसका आप यदि ग्राफ खींचना चाहेंगे ग्राफ, तो ग्राफ में दो लाइन जो होगा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा यानी प्रतिच्छेद करेगा ना, प्रतिच्छेद करेगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। समझ गया? यानी इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो वह केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। यानी इसको कह सकते हैं कि जब कोई भी दो रेखा जितना बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा उसका उतना ही हल होगा। तो यह केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो केवल एक हल होगा। ठीक है। दूसरा कंडीशन, ये पहला कंडीशन हुआ। दिए गए समीकरण का अनंत हल होगा। तो अनंत हल कब होगा? जब यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 का होगा। जब तीनों यहाँ पर अगर आपस में तीनों का रेशियो अगर बराबर होगा तो हम कह सकते हैं कि यह इसका अनंत हल होगा, यानी अपरिमित रूप से अनेक न। अब इसका जब ग्राफ बनाइएगा तो ग्राफ जो होगा वह ओवरलैप करेगा, ओवरलैप करेगा यानी कि एक ही लाइन पर दो लाइन खिंचाएगा। पहला इक्वेशन का भी यही लाइन होगा और दूसरा इक्वेशन का भी लाइन इसी पर ओवरलैप करेगा, जिसको कहते हैं समपाती, यानी ओवरलैप करेगा ना। समझ गए? अब इसका तीसरा कंडीशन क्या है? तीसरा कंडीशन, दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं होगा। कोई हल कब नहीं होगा? जब यानी यदि a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होगा। दिए गए समीकरण का कोई हल कब नहीं होगा? जब a1/a2 बराबर b1/b2 का होगा लेकिन c1/c2 का नहीं होगा। अब यदि इसका जब ग्राफ खींचिएगा तो इसका ग्राफ जो होगा वह पैरेलल होगा। पहला इक्वेशन का ये लाइन होगा और दूसरा इक्वेशन का ये लाइन होगा, यानी एक दूसरे के पैरेलल होगा ना, पैरेलल, यानी जिसको समांतर कहेंगे। ठीक है, एक दूसरे के समांतर होगा। यही तीन कंडीशन याद रखिएगा। ठीक है। अब जैसे देखिए क्वेश्चन कैसे देगा। समीकरण का हल क्या होगा? कौन सा हल होगा? ऐसे भी लिख सकते हैं का कौन सा हल होगा। ऑप्शन दे देगा अनंत हल होगा,
बी दे देगा कोई हल नहीं, सी दे देगा केवल एक हल, या अद्वितीय हल भी दे सकता है, और डी में दे देगा नन। अब देखिए तो कैसे हम पता करेंगे। देखिए पहला इक्वेशन का एक्स का गुणांक a1 होगा, सॉल्यूशन a1 बाई a2 पहले देखेंगे, 2 अब a2 या आपका 4 होगा, 2 दूनी 4 यानी 1/2 आया। अब b1 बाई b2 देखेंगे, b1 देखिए दूसरा पहला इक्वेशन का y का गुणांक b1, दूसरा इक्वेशन का y का गुणांक b2। अब c1 बाई c2 देखेंगे, क्योंकि ये तो दोनों बराबर हो गया, तब तीसरा भी देख लेंगे, 4/8 यानी 1/2। अब देखिए यहाँ पर तीनों का वैल्यू यानी तीनों का रेशियो समान आया, यानी कि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 का है। ठीक है, अतः दिए गए समीकरण का अनंत हल है। समझ गए? जब तीनों बराबर होता है तो उस दिए गए समीकरण का अनंत हल होता है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन है दिए गए समीकरण में k का मान ज्ञात करें। यदि दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं है, इक्वेशन दिया हुआ है, ये इक्वेशन कहेगा कि दिए गए समीकरण में k का मान ज्ञात करें। यदि दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है, तब k का मान क्या होगा। तो देखिए चूंकि दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है कब होता है, जब a1 बाई a2 बराबर होता है b1 बाई b2 का, लेकिन c1 बाई c2 के बराबर नहीं होता है। तो a1 होगा पहला इक्वेशन का x का गुना, a2 होगा k दूसरा इक्वेशन का x का गुना, 2/3 बराबर नोट 7/8। ठीक है, अब देखिए, अब हम प्रथम दो टर्म ले लेंगे, प्रथम दो पद लेने पर ना, बस केवल ये दो टर्म लीजिए, इसको ये दोनों को, तो जब ये दोनों को लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, प्रथम दो पद लेने पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 3 3 9 और 2 गुना के तो 2k बराबर 9, तो k बराबर क्या होगा 9/2, यानी k का मान 9/2 जब होगा तब दिए गए समीकरण का
कोई हल नहीं होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए समीकरण में k का मान ज्ञात करें यदि समीकरणों का केवल एक हल है। जैसे अब इसका केवल एक ही हल है, तो जब केवल एक हल होगा तब k का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए, चूंकि समीकरण का केवल एक हल है, एक हल है का मतलब कि अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल है तो कब होता है अद्वितीय हल, यानी केवल एक हल कब होता है, जब a1/a2 बराबर नोट b1/b2 का होता है, यही ना। a1 आपका 3 है, a2 आपका 6 है, बराबर नोट 4/k। ठीक है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, यानी कि k बराबर नोट 4 दूना 8। अब देखिए k का किस मान के लिए, यानी k का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर k बराबर नोट 8 आया, यानी k का वैल्यू 8 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर k का मान 8 होगा तब फिर दिए गए समीकरण का एक हल नहीं होगा, यानी कोई हल नहीं होगा। तो यह जब k का वैल्यू 8 के छोड़ करके कोई भी वैल्यू होगा तब उसका केवल एक हल होगा, यानी अद्वितीय हल होगा ना। यानी 8 को छोड़ करके कोई भी आपका सॉल्यूशन हो सकता है। 8 को छोड़ करके 9, 10, 11, 12 कुछ भी हो सकता है। 7, 8, 7, 6, 3, 2, 1 कुछ भी हो सकता है इसको छोड़ करके, यानी k का वैल्यू 8 नहीं होगा, 8 को छोड़ करके कोई भी हो सकता है। ठीक है। ठीक है। अगर मेरा वीडियो अच्छा रहा होगा तो उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और उससे लाइक भी ना। थैंक यू।